हम एक ऐसे समाज के हिस्से हैं जो गुलामी की जंजीरों को पिछले 2 दशक से नहीं, 4 दशक से नहीं, हमेशा हर दौर में सैकड़ों दशकों से निरंतर अपने कंधों पर ढोता चला जा रहा है। हम एक ऐसे समाज के हिस्से हैं जहां साजिशन हमारे ही देश के लोगों ने, हमारे ही अगल बगल चारों तरफ के रहने लोगों ने न सिर्फ दबा दिया है, बल्कि एक नशीले तत्व में डाल करके हमको पूर्ण रूप से ताउम्र पीढ़ी दर पीढ़ी सोने के लिए मजबूर कर दिया। जरूरत यह है कि हम इस नींद को तोड़ें और आसमान में एक पत्थर उछालें कि कहीं से कोई आवाज हमारे साथ उठेगी। साथियों, हमने एक प्रयास किया है, हमने बनी बनाई लीगों से अलग जा करके एक प्रयास किया है। सफलता इस बात पे नहीं है कि हमारे साथ यहाँ पे आज कौन कौन लोग शामिल हुए, सफलता इस बात पे नहीं है कि हम अखबार में कितना छपेंगे, सफलता ये इस बात की नहीं है कि कौन कौन लोग बोले। सफलता ये है कि चाहे हम 4 थे, चाहे हम 40 थे, चाहे हम 400 हुए, लेकिन कुछ लोग इकट्ठे हुए अपने समाज के बारे में बात करने के लिए। दुनिया का इतिहास बताता है कि तमाम सारे जो प्रयास शुरू हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के गठन के समय की बात हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियों के गठन की बातचीत हो, चाहे वो आरएसएस के गठन की बातचीत शुरू हो, लेकिन जब भी ये प्रयास शुरू हुए हैं तो इसे चंद 4, 5, 10 लोगों से ज्यादा लोगों ने शुरुआत नहीं की है। ये शुरुआतों ऐसी ही होती हैं जहां पे आज हम हैं, और हम बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने जो चंद 2-4 साथियों ने शुरुआत की थी, उसमें आज इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे बीच न सिर्फ इलाहाबाद के लोग हैं, बल्कि इलाहाबाद के लोगों के इस प्रयास के साथ हमारे साथ तमाम अन्य प्रदेश के साथी लोग हमारे बीच में आए हैं, जो कई दशकों से अपने समाज के बीच में एक प्रयास में लगे हैं, समाज में बदलाव के प्रयास में लगे हैं, समाज को मुख्यधारा के साथ जोड़ने के प्रयास में लगे हैं, समाज को देश की प्रगति के साथ ले जाने के प्रयास में लगे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफें, परेशानियां हमारे बीच में हैं, जिसके कारण हम इसको लेकर के सफल नहीं हो पा रहे हैं। मित्रों, मैं आपके बीच में एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, एक पृष्ठभूमि आपके बीच में रखना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है 2 संदर्भों में, कि आज जब हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए तो आखिर इकट्ठा होने के पीछे कारण क्या रहा। लगभग पिछले बाबू गोपाल दास बागमारे जी हमारे बीच में हैं, दिल्ली से आए हैं, मुझसे निरंतर 5-6 साल से प्रयास कर रहे थे कि हम लोग बैठे कुछ बातचीत करें, अपने समाज को लेकर के कुछ प्रयास करें, एक नए तरह से एक लीग से हट करके कुछ प्रयास होने चाहिए। मेरी अपनी व्यस्तताएं थी तमाम तरह की, और जब भी अपने समाज की तरफ आंख उठा के देखता था तो उम्मीद की कोई किरण नहीं मिलती थी, इसलिए बहुत चुप हो जाता था। डर लगता था कि जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा, सफल नहीं होऊंगा। लेकिन बागमारे जी के प्रयास के बाद तमाम साथी, राजकुमार जी, राम बाबू एडवोकेट जी, और इस तरह से एक लंबा सीरीज साथियों का मिला। हम लोगों ने लगभग 6 महीने पहले तय किया कि चलो एक बार बैठ के इलाहाबाद में बातचीत करते हैं, क्या हो सकता है। वहां बैठे तो ये हुआ कि जब समाज की बात करनी है, समाज में बदलाव लाना है, तो बहुत जरूरी है कि क्यों ना हम सारे लोग समाज के बीच में ही जाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि एक बार यदि आप किसी भी तरह से वो जो तमाम व्यवस्थाएं संविधान के माध्यम से कानून के रूप में हमें मिली हैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, चाहे वो आरक्षण हो या तमाम तरह की योजनाएं हो जो दलितों के उत्थान के लिए हैं, दलितों को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था यदि आप उन तमाम योजनाओं और व्यवस्थाओं के माध्यम से आप यदि जिंदगी की मूलभूत समस्याओं से ऊपर आ जाते हैं, तब आपके सर पे कई गुना जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्योंकि उन्होंने कहा था चाहे वो आरक्षण हो या तमाम तरह की वो योजनाएं हो, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। उन्होंने कहा था वो किसी परिवार के लिए नहीं है। उन्होंने कहा था ये सारी व्यवस्थाएं जो मैं कर रहा हूँ, ये एक पूरे समाज को उठा करके देश की मुख्य धारा से जोड़ने का मेरा प्रयास है। उनका आंकलन था कि देश की उस दौर में जो व्यवस्था थी, जो स्थिति थी, उसके हिसाब से उनका उम्मीद था कि अगर ये सही ढंग से तमाम व्यवस्थाएं लागू हुई तो शायद 10 वर्ष में एक अच्छी स्थिति आ जाएगी, और नहीं तो शायद इसको थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा, कुछ अच्छी स्थिति हो जाएगी।
दुर्भाग्य की बात यह है कि 6 दशक के बाद भी दलित वर्ग का महज 2 या 3% वर्ग हिस्सा ऐसा है जो इस मुख्य धारा के पास पहुंच पाया। आंकड़े लगे हैं आपके सामने 2002 के कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छकार समाज की स्थिति क्या है। जब मैंने शुरुआती दौर में इलाहाबाद में यहाँ पे आना शुरू किया तो साथियों ने कहा नहीं, इलाहाबाद में शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी एक चुनौती थी। तब मैं आंकड़ों के अंदर गया, सरकारी का आंकड़ों को देखा तो मैंने पाया नहीं, उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है तो इलाहाबाद की स्थिति कैसी होगी। तो मित्रों, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। एक स्वच्छकार समाज के बताओ, जब पूरे देश में खासतौर से उत्तर प्रदेश में जब बातचीत हो रही है कि यहाँ एक दलित चेतना पैदा हो चुकी है, जब उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक दलित सत्ता कायम हो चुकी है, तब भी हम इतने पीछे क्यों हैं? क्या हमको वो लोग सब कुछ दे रहे हैं और हम लेने नहीं जा रहे? और अगर ऐसा है तो यह हमारे सोचने की बात है। और यदि हमको सिर्फ हमारे बारे में दावे किए जा रहे हैं और कुछ हम तक नहीं पहुंच रहा है तो फिर हमें चुनौती देने की जरूरत है। जरूरत यह है कि हमें दो तरफा किस्म से काम करने की जरूरत है। हमें अपने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति उन्हें संवेदनशील करना होगा और एक एकताबद्ध संघर्ष करना होगा और आगे आके अपने हकों के लिए आगे आना होगा। पिछले 2 दशक में जिस तरह से देश में पूरा वैश्वीकरण की बातचीत हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की बातचीत हो रही है, तमाम तरह के दावे आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है इस दौर में अब जाति कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हमारे वर्ग के बच्चे जो सिर्फ सरकारी स्कूल में जाने के लिए बाध्य हैं, जिसके तमाम कारण आर्थिक हैं, सामाजिक हैं और सांस्कृतिक भी हैं, क्योंकि हमारे समाज के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में अलग से बैठाए जाते हैं। जो बच्चा घर से निकल के सड़क पे आता है तो वो वहीं पे भेदभाव का शिकार हो जाता है जाति के आधार पे। हमारा बच्चा अगर सड़क पे आते साथ अगर जाति के आधार पे भेदभाव का शिकार होता है, हमारा बच्चा स्कूल में जाते साथ सिर्फ स्कूल के बच्चे ही नहीं, स्कूल के टीचर और स्कूल का पूरा जो वहाँ का मैनेजमेंट है, यदि हमारे बच्चों को हेय दृष्टि से देखता है और एक ऐसी मानसिकता का ग्रसित है कि उसे लगता है कि इन बच्चों के अंदर कोई किसी भी तरह का टैलेंट नहीं है, गैर दलित बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है, और इस सोच के तहत वो शुरुआती दौर से हमारे बच्चों को यदि डिस्क्रिमिनेट करता है, उनके साथ भेदभाव करता है, तो ये सोचना ही गलत है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे चले जाएंगे। और इस देश में शासन, दुनिया चाहे कोई भी दावा करे, लेकिन सच्चाई ये है देश में संविधान या कानून का राज नहीं चलता है। इस देश के हर कदम में अपने अगल बगल के 3 फीट के दायरे को भी देखेंगे तो इस देश के सामाजिक कानून इसको लीड करते हैं। इस देश को चलाते हैं यहाँ के सामाजिक कानून, और उन सामाजिक कानूनों ने तय किया है कि आप समाज के बिल्कुल हाशिए के लोग हैं और आपको इसके अंदर घुसने का हक नहीं है। लेकिन हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान के माध्यम से वो हक दिया कि हम ये दावा कर सकें कि इस देश के हर संसाधन में, साधन में, इस देश की हर व्यवस्था में हमारा बराबरी का हक है। और तकलीफ की बात यह है कि वो संविधान का पालन नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे विद्वान लोग हमारे बीच में हैं, रिजर्वेशन को लेकर के जो तमाम सारा बैकलॉग खाली है। जब मैं आंकड़े देख रहा था तो मैंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का आंकड़ा देखा तो वहां 50 से 60% का आंकड़ा था जो सिर्फ सफाई कर्मचारी वर्ग का भरा था। 50% से ऊपर अगर कोई आंकड़ा आया था तो वो सफाई कर्मचारियों का आंकड़ा आया था। लेकिन सफाई कर्मचारियों के सामने तो एक बड़ा खतरा अभी फिर खड़ा हो गया, जो सीधे सीधे उनके परिवार को, उनके बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने जा रहा है। पिछले 2 दशक से जिस तरह की इस देश में पूरी की पूरी वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई, पूरा निजीकरण आया, उसने सबसे पहला हमला इस देश पे हुआ जब 1984 में सरकारी नौकरियों में प्रतिबंध लग गया। और संविधान के माध्यम से हमें जो आरक्षण मिला है वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में मिला। 2 दशक से जो पूरा का पूरा इस देश में एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया आई, उसके साथ साथ उसका हाथ मिलाकर के इस देश में घुसी निजीकरण। इस देश में तमाम सारी जो सरकार की अपनी जिम्मेदारी थी, एक वेलफेयर स्टेट के बतौर, राज्य सत्ता की जिम्मेदारी के बतौर, उसने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हाथ हटा दिया।